दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। लेडी कांस्टेबल बिहार पुलिस तथा फॉरेस्ट गार्ड के लिए यह प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिए हैं, वो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न है जो सामान्य अध्ययन से रहेगा फ्रेंड्स, बाकी 10 प्रश्न है जो हिंदी से संबंधित है उसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल जिस तरह का पूछा जाएगा बिहार पुलिस जो लेडी कांस्टेबल उसमें और फॉरेस्ट गार्ड में फ्रेंड्स उसी टाइप का प्रैक्टिस सेट है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में चीन और डी में यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। टोटल संख्या कितने फ्रेंड्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कौन कौन है फ्रेंड्स, तो फ्रांस एक हो गया, चीन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रूस हो गया तथा अमेरिका हो गया, यही 5 है। जर्मनी है जो आपका उसका सदस्य नहीं है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि वह कौन एक मात्र भारतीय हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। तो किसे लॉर्ड का खिताब दिया गया था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वराज पाल को दिया गया था। सवाल नंबर 3 है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। तो सिलिकॉन घाटी किसका नाम किसे दिया गया है, तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगलौर को। सवाल नंबर 4 है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो देखिए रामेश्वरम पड़ता है फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है रामेश्वरम। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है ये। सवाल नंबर 5 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था, ठीक है। पहले तो इंदिरा गांधी के समय में किया गया था फ्रेंड्स, दूसरा बार पोखरण परीक्षण परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिए 11 मई 1998 को, उस समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में द्वितीय बार पोखरण परीक्षण यानी परमाणु परीक्षण किया गया था। तो डेट के साथ याद रखिएगा 11 मई 1998 में। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 आपका कि ग्रांड केनियन है। ग्रांड केनियन क्या है, तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाए, एक खड है। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, देशांतर रेखा का। किसका, तो देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 आपका है कि बोडो निवासी है। तो बोडो निवासी कहाँ के हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गारो पहाड़ी के हैं। देखिए जो बोडो जनजाति है फ्रेंड्स वो भारत के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। तो ऑप्शन के अनुसार से फ्रेंड्स बोडो निवासी कहाँ है, तो गारो पहाड़ी के। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसे किसे जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है वो आंध्र महासागर, आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर किसे जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर को। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है कि माउंट एटना है। ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो माउंट एटना है वो क्या है। तो एक ये ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। तो देखिए हिमालय का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 20 का शिवालिक है जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12 को देखिए कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है कि आम्र वर्षा क्या है। ऑप्शन ए में आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही आम्र वर्षा कहा जाता है। सवाल नंबर 14 को देखें कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है फ्रेंड्स वो नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 देखें। सवाल नंबर 15 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे पहले फ्रेंड्स, पहले वो जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे जो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असैनिक सेवक थे। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? तो मार्च महीना में दी गई थी फ्रेंड्स, लेकिन कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो मार्च 1931 ईस्वी में। सवाल नंबर 17 है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? जनरल डायर फ्रेंड्स बहुत ही फेमस नाम है फ्रेंड्स, जिन्होंने जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था तो जनरल डायर ने ही गोली चलाने की आदेश दी थी फ्रेंड्स, 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जनरल डायर को लंदन में जाकर के किसने मारा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने मारा था। सवाल नंबर 18 को देखें कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, वो भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 1923 ईस्वी में आपको स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था फ्रेंड्स? तो पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक है। चित्तरंजन दास जिन्हें देश बंधु कहा जाता है। तो ये भी याद रखें स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में किया गया था। और किन्होंने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो कब? 1923 में फ्रेंड्स। तो ये जो असहयोग आंदोलन था उसको असफल होने के कारण, तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है कि INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, सिंगापुर में हुई थी। सवाल नंबर 20 को देखें कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो सवाल नंबर 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। सवाल नंबर 21 देखें कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुपात होता है, तो कितना होता है फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए किलोमीटर और मीटर में यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो प्रकाश का जो शून्यावकाश में वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सवाल नंबर 23 को देखें कि आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों के जो रोगी है उनके निदान में कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण। ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है फ्यूज का सिद्धांत है जो किस पे आधारित होता है, ठीक है। तो देखिए फ्यूज का सिद्धांत होता है वो आपका विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव का सिद्धांत है ये। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें, परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कण होते हैं। तो देखिए जो परमाणु का नाभिक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है? P+N होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में वो चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो परमाणु के नाभि में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखिए, शुष्क बर्फ क्या है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 27 है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं कौन सा लेंस? उत्तल लेंस या अवतल लेंस? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका दूरदृष्टि का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस।
ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, तो इस तरह से याद रखिए। देखिए दूर दृष्टि आ रहा है, दूर ऊ आ रहा है फ्रेंड्स, दू में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ अर्थानी उत्तल लेंस। तो जब भी आपको पूछा जाए दूर दृष्टि दोष के, तो दू ऊ आ रहा है, तो इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा। अब आपका बच गया अवतल लेंस, तो इस निकट दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा। तो दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 28 को देखिए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह नहीं देख सकते। देखिए दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो उस समय क्या है फ्रेंड्स कि जो 12 बजे तो जो सूर्य है जो बिल्कुल लंबवत चमकता है फ्रेंड्स, तो उस समय नहीं देख सकते किस दिशा में। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यह नहीं देख सकते दिन के 12 बजे। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो जो दाढ़ी बनाते हैं हजामत लोग जो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 30 को देखिए। सवाल नंबर 30 है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र हो गया आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यही है जो धोने का यानी धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। अब आपका फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा जाता है, खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, तो उसका रासायनिक सूत्र हो जाता है आपको NaHCO3। ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो दोनों याद रखें फ्रेंड्स, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जो आपका धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और खाने वाला सोडा या तो बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र पूछे तो NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों याद रखें। सवाल नंबर 31 को देखें कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से होता है प्राप्त। 32 नंबर सवाल को देखें कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से जो कपूर वाष्प में बदलता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखिए, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं उसे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया या फोटोसिंथेसिस। चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मेनियम। ठीक है, सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखें कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखिए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम है। सवाल नंबर 36 को देखें कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी जानते हैं इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह या चिनिया बीमारी होती है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो वो भी याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। और अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है फ्रेंड्स, वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि किस तरह का ग्रंथि है? तो ये है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। तो ये भी जरूर याद रखें। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया, तो खट्टे फलों में अक्सर आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी ही पाया जाता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 38 को देखिए कि मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर डायलिसिस कहा जाता है। सवाल नंबर 39 है आपका कि टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन और डायनमो से जो बिजली प्राप्त करते हैं उसमें आपको मैकेनिकल ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 40 है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? तो देखिए पढ़ाई के लिए कभी क्या है फ्रेंड्स, बुक पढ़ते हैं तो नज़दीक में पढ़ते हैं और कहीं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना रहता है, दूर की वस्तु
दूर में लिखा हुआ भी कुछ पढ़ना रहता है, तो इसके लिए जो ग्लासेस का उपयोग होता है उसमें दोनों तरह का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पर से 10 प्रश्न को देखते हैं जो हिंदी से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला शब्द पूछा जा रहा है, तो समुद्र का क्या होगा? तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरिधि। समुद्र को निरिधि भी कहा जाता है। सवाल नंबर 42 आपका है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कुएं का मेढक होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, बी में मूर्ख, सी में ज्ञानी और डी में है सीमित ज्ञान वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमित ज्ञान वाला, यानी कुएं का मेढक होना यानी सीमित ज्ञान वाला। सवाल नंबर 43 को देखें कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी से भी आपको बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए ये सब प्रश्न को देखते चलें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, तो जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो अज्ञेय कहा जाता है। सवाल नंबर 44 को देखें कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुना, यानी कि विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, विलोम शब्द। तो उदय का क्या होगा? तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, उदय का क्या होगा? अस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 45 है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ठीक है, तो सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या भरेगा? मैं चैन से रहना चाहता हूँ, वह चैन से रहना चाहता है, आप चैन से रहना चाहता नहीं। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। सवाल नंबर 46 को देखें, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या भराएगा? जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा भक्त हो गई, जंगली हो गई, शांत हो गई, पागल हो गई। क्या भराएगा फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर जो 46 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा शांत हो गई। सवाल नंबर 47 को देखें, दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। आदि का क्या होगा? तो सवाल नंबर जो 47 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आदि का क्या होगा? अनादि हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या भराएगा? कायल रही है। ठीक है, तो 48 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कायल नहीं कोयल होना चाहिए, कोयल कूक रही है। ठीक है, कोयल क्या है? कूक रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर सवाल नंबर 49 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 49 है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर क्या भराएगा? तो सवाल नंबर 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास एकमात्र काम करने वाला सदस्य है। देखिए यही सुटेबल यहाँ पे बैठ रहा है। विकास कहाँ काम करने वाला सदस्य नहीं है? विकास घर कमाने वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, विदेश नहीं। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या भरेगा? विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। सवाल नंबर 50 को देखें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी यानी गगनचुंबी किस तरह से लिखा जाएगा? तो सवाल नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गगनचुंबी इस तरह से लिखाया जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका 50 प्रश्न टोटल था, जिसमें से 40 प्रश्न था जो जनरल अवेयरनेस से था फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान से था, और 10 प्रश्न था जो हिंदी से था। इसी तरह से मैं फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।